प्यारे विद्यार्थियों, 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हुई और धीरे धीरे वहाँ की बस्तियों में जिन क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पाई गई थी, धीरे धीरे वो विशेषताएं लुप्त होने लगी और उसी क्षेत्र में कालांतर में एक और सभ्यता और संस्कृति फली फूली, जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इस सभ्यता और संस्कृति के बारे में अधिकांश जानकारी हमारे को वेदों से प्राप्त होती है, इस कारण से इसको वैदिक सभ्यता और संस्कृति कहा जाता है। इस सभ्यता और संस्कृति के जनक चूँकि आर्य थे, इस कारण से इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। ऋग्वैदिक काल के बारे में हमारे को जानकारी सर्व से प्राचीन वेद अर्थात ऋग्वेद से प्राप्त होती है और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ ही साथ आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ व अन्य ग्रंथों से हमारे को उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता के जनक आर्य थे, जो कि एक गुणवाचक शब्द था, अर्थात उत्तम गुणों वाले व्यक्ति। और चूँकि आर्यों से पहले अर्थात वैदिक सभ्यता और संस्कृति से पहले भारत के उसी क्षेत्र अर्थात उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान और भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी। उसी क्षेत्र में वैदिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में बाह्य आक्रमणों के बारे में हमने अध्ययन किया था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में विद्वानों का एक वर्ग ये स्वीकार करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में के लोगों के ऊपर विदेशियों के आक्रमण हुए और उनके आक्रमणों के कारण उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया या नष्ट कर दिया गया और उसी क्षेत्र में नई सभ्यता और संस्कृति, चूँकि आर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इस आधार पर विद्वानों का मत है कि आर्य सभ्यता के जनक या वैदिक सभ्यता के जनक आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे और वो एक आक्रांता थे, विदेशी थे। विदेशी मत में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई आर्यों को यूरोप का निवासी मानते हैं, जिनमें गाइल्स, हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र को आर्यों का निवास मानते हैं और अपने तर्क के पीछे कारण ये बताते हैं कि ऋग्वेद में जिन नदियों, पर्वतों और झीलों आदि का जो वर्णन है और प्रमुख फसल जिसमें गेहूं और जौ का वर्णन हुआ है, ये हंगरी के डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में इस प्रकार के नदियाँ, पर्वत और झीलें पाई जाती है और उन क्षेत्रों में गेहूं और जौ की पर्याप्त उत्पादन होता है। इस आधार पर इनको गाइल्स महोदय के द्वारा हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र का माना है। इसी प्रकार मैक्स मूलर महोदय आर्यों को मध्य एशिया के निवासी मानते हैं। पेंका और हर्ट आर्यों को जर्मनी का निवासी मानते हैं और अपना तर्क ये देते हैं कि आर्यों की मूल भाषा संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार की थी और चूँकि जर्मनी के स्कैंडिनेविया क्षेत्र के लोग भी इसी भाषा वर्ग से संबंधित भाषा से संबंध रखते हैं, साथ ही साथ
शारीरिक लक्षण अर्थात भूरे बाल और गेहुआ रंग वहाँ के लोगों का भी है और आर्यों का भी था। इस आधार पर पेंका और हार्ट जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। साथ ही साथ हमारे भारत के चिंतक जिनमें बाल गंगाधर तिलक आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी मानते हैं, क्योंकि वेदों के अंदर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिनों का वर्णन है और इस प्रकार की प्रकृति उत्तरी ध्रुव पर पाई जाती है। इस आधार पर आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया है। वहीं दयानंद सरस्वती महोदय के द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत का माना है। इस प्रकार विद्वानों के अलग अलग वर्गों के द्वारा आर्यों को भारत का मूल निवासी न मानते हुए विदेशी माना है, परंतु कई भारतीय विद्वान हैं जो आर्यों को भारत के ही मूल निवासी मानते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण LD कल्ला महोदय आर्यों को कश्मीर का निवासी मानते हैं। वहीं DS त्रिदेव आर्यों का मूल निवास स्थान देविका प्रदेश मुल्तान अर्थात पाकिस्तान का मानते हैं और राजबली पांडे के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश था। इस प्रकार विद्वानों के अंदर आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर वर्ग भेद है, परंतु वेदों का अगर गहनता से अध्ययन किया जाए और जिस प्रकार की प्रकृति और क्षेत्रों का वर्णन है, नदियों आदि के नामों का वर्णन है, उस आधार पर आर्यों को भारत का मूल निवासी माना जाना ही अधिक उपयुक्त होगा। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है और चूँकि इस समय की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी पर आधारित है, इसलिए इस समय को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है या पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जा सकता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का क्षेत्र अफगानिस्तान से लेकर गंगा नदी के मैदान तक फैला हुआ था, अर्थात अफगानिस्तान से लेकर गंगा तक के विस्तृत उत्तर पश्चिमी भारत में ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की बस्तियां बसी हुई थी। सर्वप्रथम हम ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक जीवन में या राजनीतिक इकाई में सबसे शुरुआती इकाई कुल हुआ करती थी और कुल में एक प्रकार से परिवार के लोग मिलकर रहते थे और कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई माना जाता था। कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था और कई ग्रामों से मिलकर विष बनता था और कई विषों को मिलाकर जन बनाया गया था। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल, फिर उसके बाद में ग्राम से विष और विष से मिलकर जन बना होता था और जन का प्रमुख राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जिसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा का पद आनुवंशिक होता था, अर्थात राजा के बाद में उसका सबसे बड़ा पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था, परंतु राज्याभिषेक के समय सभा और समिति नामक संस्थाओं से स्वीकृति लेना जरूरी होता था, अर्थात राजा की निरंकुशता के ऊपर सभा और समिति अंकुश रखती थी और राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजाहित होता था। ऋग्वैदिक काल में जन शक्ति और सत्ता की प्राप्ति के लिए आपस में संघर्षरत होते थे और इसका उदाहरण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के ऋग्वेद के 10वें मंडल में दासराज्य युद्ध के रूप में हमारे को मिलता है। भरत जन के राजा सुदास और पुरु जन के राजा के नेतृत्व में 10 राजाओं
को लेकर सुदास और इन 10 राजाओं के संघ के मध्य, जिनका नेतृत्व पुरु जनपद कर रहा था, के मध्य युद्ध हुआ, जो दासराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये दासराज्य युद्ध परुष्णी नदी अर्थात वर्तमान में रावी नदी, जिसको वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था, के किनारे लड़ा गया था। और युद्ध का कारण ये माना जाता है कि भरत जन के राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुना था। इस कारण से विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाकर भरत जन के राजा सुदास के साथ युद्ध किया, परंतु अंततः भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई। और इस प्रकार से दासराज्य युद्ध में भरत जन का राजा सुदास विजय हुआ। कालांतर में इसी भरत जन के नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया। और इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में जनपदों के मध्य आपस में संघर्ष होता रहता था। जन के प्रमुख राजा की सहायता के लिए अन्य अधिकारी और मंत्री भी हुआ करते थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान पुरोहित का हुआ करता था। पुरोहित राजा का मित्र और शिक्षक होता था। समय समय पर मार्गदर्शन हेतु राजा पुरोहित से निर्देशन प्राप्त करता था। साथ ही साथ युद्ध के समय पुरोहित भी राजा के साथ युद्ध मैदान में जाता था और वहाँ पर राजा की विजय हेतु प्रार्थना करता था। इसी प्रकार सेनानी युद्ध से संबंधित कार्यों का संचालन करता था और ग्रामीणी गांव का प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो सैन्य और असैन्य दोनों ही प्रकार के कार्य करता था। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन में सभा और समिति का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता था। सभा शायद वृद्धजनों की एक संस्था हुआ करती थी, जो राजा को परामर्श दिया करती थी। वहीं समिति का आकार अपेक्षाकृत सभा से बड़ा होता था, जिनमें सभी परिवारों के मुखिया समिति के सदस्य हुआ करते थे और समिति राजा को महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद देती थी। साथ ही साथ राज्याभिषेक से संबंधित कार्यों में भी समिति की अनुमति लेना होता था। इस प्रकार से सभा और समिति राजा के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती थी। ऋग्वैदिक काल में न्यायिक व्यवस्था की जहाँ तक अगर बात की जाए तो राजा पुरोहित की सहायता से न्यायिक कार्य करता था। मृत्युदंड का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर नहीं दिया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मृत्युदंड प्रचलित नहीं था, परंतु फिर भी अपराध करने पर शारीरिक दंड और जुर्माना लगाया जाता था। और इस प्रकार से राजा अपने विभिन्न अधिकारियों की सहायता से अपने राजकार्य का संचालन किया करता था। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।